नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए जो आपके 25 फरवरी से 1 मार्च तक पेपर चलेगा, पूरे 150 प्रश्नों का मेगा टेस्ट लेकर आया हूं। पूरे 150 प्रश्न साथियों, अंतिम समय है। आप भी ये टेस्ट अटेंड करके ये देख सकते हो कि भाई अभी आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हो चुके हो। ठीक है, लास्ट टाइम है, आपके पास 10 दिन का ये समय बच रहा है। तो अंतिम समय में ऐसे टेस्ट आपको करने की बेहद ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए पूरे ही 150 प्रश्नों को हल करके जाइएगा साथियों। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को कि भाई आप कितने प्रश्न, या देखो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का ही है और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर भी आपके कम किए जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में भी है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या है मित्रों, आपके बिल्कुल ईमानदारी से हल करना पेपर को। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मरुस्थलीय प्रदेश 61.11%, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23%, अरावली प्रदेश 10% और पठारी प्रदेश 6.85%। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो देखना है आपको प्रश्न संख्या 1 में। और पहले प्रश्न का आंसर देखें तो भाई राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितना है? 61.11%। पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार कितना है? 23% और पठारी प्रदेश का विस्तार है 6.85%। लेकिन अरावली प्रदेश का जो विस्तार है ये 10% नहीं है, बल्कि अरावली प्रदेश का विस्तार कितना है साथियों? 9.1% है। तो पहले प्रश्न में विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है मित्रों आपके, इनमें से बेमेल है। बेमेल का मतलब गलत का आपका चयन करना है। भरतपुर को विराट कहा जाता था, जालोर को स्वर्णगिरी कहा जाता था, उदयपुर को शिवी कहा जाता था और गंगानगर को योद्धेय कहा जाता था। तो इनमें से जो बेमेल है वो आपको देखना है भाई। स्वर्णगिरी के नाम से जालोर को जाना जाता था, शिवी के नाम से उदयपुर को और गंगानगर के नाम से योद्धेय को, लेकिन विराट नाम से भरतपुर को नहीं जाना जाता था। गलत है साथियों, ये पहला विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से कौन सा कोपेन का जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण नहीं है? AW, BSHW, CWG और CAW। तो जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है वो कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा प्रकार कोपेन के द्वारा जलवायु का नहीं बताया गया है। साथियों, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की भी जलवायु है, BSHW भी जलवायु है और CWG भी जलवायु है, लेकिन CAW ऐसी कोई जलवायु कोपेन ने नहीं बताई है। तो तीसरे प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा साथियों। आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की तरफ। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है, किस झील के मध्य स्थित अष्टखंबिया महल का निर्माण जोधपुर के शासक सूरसिंह ने करवाया था? बालसमंद झील, जसवंत सागर झील, उमेश सागर झील और प्रताप सागर झील। भाई इस प्रश्न से 2-3 चीजें आपके क्लियर होगी साथियों। क्या क्या? कि भाई अष्टखंबिया महल जिस झील में है वो भी पता चलेगा। इस अष्टखंबिया महल का निर्माण जोधपुर शासक सूरसिंह ने करवाया था। 2 चीजें ये आपकी क्लियर होने वाली है। और साथियों वो कौन सी झील है? तो भाई उस झील का नाम क्या है? बालसमंद झील साथियों। पहला विकल्प चौथे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से सुमेलित नहीं है। सांबर, जयपुर, डिडवाना, नागौर, पंचपदरा, बाड़मेर और लूणकरणसर, बीकानेर। तो देखो पहला विकल्प कह रहा है केवल 1 व 2, दूसरा कह रहा है केवल 2 व 3, तीसरा कह रहा है केवल 4 और चौथा कह रहा है कि भाई सभी सुमेलित है। तो अगर बात करें तो सांभर झील, भाई ये झीलों के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, लूणकरणसर, सांभर, डिडवाना और पंचपदरा। 5वें प्रश्न में सांभर झील देखो कहाँ पर पड़ती है? जयपुर में। पंचपदरा कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में। डिडवाना झील कहाँ पड़ती है? नागौर में। तो पहला दूसरा सुमेलित, तीसरा सुमेलित और लूणकरणसर झील कहाँ पड़ती है? बीकानेर में पड़ती है साथियों। तो चारों ही सुमेलित है, मतलब ये जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 5 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है? आरक्षित वन 37.05% है राजस्थान में, सुरक्षित वन 56.43 है, अवर्गीकृत वन 7.52 है और इनमें से कोई नहीं। तो जो युग्म असंगत है वो आपको प्रश्न संख्या 6 में देखना है। भाई देखो कोई नहीं वाला तो आप हटा दो। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों का जो प्रतिशत इसमें दे रखा है, तो आरक्षित वन राजस्थान में 37.05 है, लेकिन बात करें संरक्षित और अवर्गीकृत की तो छठा प्रश्न में साथियों संरक्षित वन 56.43 है, अवर्गीकृत वन 7.52 नहीं है।
राजस्थान में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना है? 6.52% है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 7 है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है गेहूं, जौ, सरसों और बाजरा। आपको बता दूं आज का ये सेकंड वीडियो है साथियों, और आज मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था कि भाई पूरे 150 प्रश्नों का पेपर हल करवाऊंगा यूट्यूब पर। कल आपके स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है, इस पे 149 वाले कोर्स में पूरे 150 प्रश्नों का लेवल 1 और लेवल 2 हिंदी और सामाजिक का अलग अलग पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। बिल्कुल फ्रेश पेपर रहेगा आपका, बिल्कुल नया पेपर, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपका पेपर बनाया जाएगा। तो उसको भी जरूर अटेंड करना। ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में ये साथियों। 7वें प्रश्न का आंसर देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं, जौ, सरसों और बाजरा, इनमें से देखें तो भाई कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है? बाजरा। विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे तो 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता, बेसरोडगढ़ या केवलादेव? जिस वन्यजीव अभ्यारण्य में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है वो कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता का, प्रतापगढ़ में ही पड़ता है साथियों। दूसरा विकल्प 8वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरिया, गजेला गजेला और क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। तो जो चिंकारा है साथियों, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, इसका वैज्ञानिक नाम प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है। भाई प्रोसेपिस सिनेरिया तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? खेजड़ी का। और चिंकारा का वैज्ञानिक क्या नाम क्या है? गजेला गजेला। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 10 है, पत्थरों को तलाशने से निकली सलरी से टाइल्स बनाने का देश का पहला प्लांट कहाँ बनेगा? कोटा, बूंदी, जयपुर और नागौर। भाई देखो, पत्थरों को तराशते हैं, उससे निकली जो सलरी होती है इससे टाइल बनाने का, भाई देखो उसका भी यूज किया जाएगा। मतलब देश का पहला प्लांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है कहां पर स्थापित होगा? कोटा में बनेगा ये। पहला विकल्प 10वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 11वां प्रश्न देख लेंगे। कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ब्लू पोट्री, मीनाकारी, उस्ता कला और थेवा कला। तो भाई कृपाल सिंह शेखावत का संबंध सीधी सी बात है जिस कला से है वो कला आपको प्रश्न नंबर 11 में बतानी है साथियों। वो कला कौन सी? ब्लू पोट्री। बिल्कुल ब्लू पोट्री को ही कृपाल सिंह शेखावत ने देश विदेश में पहचान दिलाई थी, इस वजह से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पहला विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है, निम्न में से असंगत है। असंगत का चुनाव आपको 12वें प्रश्न में करना है। पहला विकल्प कह रहा है गैस विद्युत परियोजना रामगढ़ जैसलमेर। दूसरा कह रहा है गैस कंबाइंड साइकिल विद्युत परियोजना धौलपुर। तीसरा है राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतबाटा। और चौथा इंटीग्रेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट भरतपुर। तो 12वें प्रश्न का उत्तर बताओ जो असंगत है, मतलब गलत है, वो आपको 12वें प्रश्न में देखना है साथियों। इनमें से तीनों सत्य है लेकिन चौथा विकल्प गलत है, तो ये आपका आंसर होगा प्रश्न संख्या 12 में फोर्थ विकल्प। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है पलाना में, खारी में, कपूरड़ी व जलीपा में और मेड़ता रोड में। बहुत अच्छा प्रश्न, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पूछा गया है साथियों। 13वें प्रश्न का आंसर देखें तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पलाना में पाया जाता है। 13वें प्रश्न का विकल्प 1 आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को, इनमें से उर्वरक खनिज नहीं है? जिप्सम, रॉक फास्फेट, फेल्सपार या लिथियम। तो इनमें से जो उर्वरक खनिज नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 14 में करना है साथियों। देखो उर्वरक खनिज के अंतर्गत जिप्सम को भी सम्मिलित किया जाता है, रॉक फास्फेट को भी सम्मिलित किया जाता है और फेल्सपार को भी सम्मिलित किया जाता है। उर्वरक जानते हो ना, रासायनिक खाद वगैरह जो है साथियों इनसे बनते हैं। तो बिल्कुल जिप्सम, रॉक फास्फेट, फेल्सपार तीनों ही उर्वरक खनिज है, लेकिन लिथियम को उर्वरक खनिज के अंतर्गत नहीं रखा जाता है साथियों। तो 14वें प्रश्न में आपके जो विकल्प नंबर 4 है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 15वां प्रश्न है, शंभुपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट संबंधित है झालावाड़, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। भाई सीधी सी बात है, यूं पूछा है कि भाई ये जो एयरपोर्ट है ना, कौन सा शंभुपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये कौन से जिले में स्थित है, आपको यही बताना है 15वें प्रश्न में। तो साथियों ये कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? कोटा में। दूसरा विकल्प 15वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
प्रश्न संख्या 16 है, राजस्थान में छोटी लाइन नैरो गेज केवल किस जिले में है? धौलपुर, अलवर, डूंगरपुर और उदयपुर। तो राजस्थान में छोटी लाइन जिसको किस नाम से जाना जाता है? नैरो गेज के। रेलवे लाइन की बात की जा रही है, नैरो गेज के नाम से इसको जाना जाता है। और राजस्थान के ये एकमात्र किस जिले में स्थित है साथियों? धौलपुर जिले में स्थित है। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 17वां प्रश्न है आपके, इनमें से सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको प्रश्न नंबर 17 में देखना है। कालीबंगा, गंगानगर, आहड़, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू और गणेश्वर सीकर। एक तरफ सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं और एक तरफ ये कि भाई ये सभ्यताएं इस नदी के किनारे थी, मतलब इस जिले में थी। तो कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, न कि गंगानगर जिले में। पहला ही विकल्प यहाँ गलत है, तो ये आपका आंसर होगा 17वें प्रश्न में। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में। और गणेश्वर कहाँ है? सीकर में साथियों। बिल्कुल आपके पहला विकल्प 17वें प्रश्न का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों 18वें प्रश्न की तरफ। साथियों प्रश्न संख्या 18 है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों का साथ सिलबट्टा व पेन निम्न में से कौन से स्थान से खुदाई में मिले थे? कालीबंगा से, बागोर से, गणेश्वर से या आहड़ से। तो किस किस की बात की जा रही है? दो मुंह के चूल्हे की बात की जा रही है, बहुत प्रकार के बर्तनों के सिलबट्टे की बात की जा रही है और पेन। ये सभी जो चीजें यहाँ पर बताई गई है, ये सभी चीजें कौन सी सभ्यता से मिलती है? जो आहड़ सभ्यता है। बिल्कुल आपके कहाँ पड़ती है? आहड़, उदयपुर में साथियों। यहीं से ये सारी चीजें प्राप्त हुई थी। तो जो 18वां प्रश्न है इसमें आपका 4th विकल्प आपका आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 19 है, गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? ब्रह्मा लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, महाजनी लिपि और हर्ष लिपि। तो जो गोसुंडी शिलालेख है ये जिस लिपि में है, जिस लिपि का नाम पूछा गया, भाषा का नाम भी पूछा गया। तो साथियों 19वें प्रश्न का आंसर देखें तो गोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखित है, जबकि इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, भाषा कौन सी है? संस्कृत, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। तो विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। 20 में क्या है? राजशेखर, उद्योतन सूरी व जिनसेन सूरी किस शासन काल से संबंधित है? गहड़वाल, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और राठौड़ वंश। तो ये 3 नाम दे रखे हैं, राजशेखर, उद्योतन सूरी है, जिनसेन सूरी है। साथियों इनका जो संबंध है वो किससे है? गुर्जर प्रतिहार वंश से है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है मित्रों। 21वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 21, मारवाड़ राज्य के वह गांव जिनकी आय जागीरदार और राज में बटी हुई थी, उनको किस नाम से जाना जाता था? इजारा के नाम से, मुश्तरका के नाम से, भोम के नाम से या भोमिये के नाम से। तो 21 का आंसर देखते हैं। 21 में क्या पूछ रहे हैं आपसे? देखो 21वें प्रश्न में देखें तो मारवाड़ राज्य के जिन गांव जिनकी आय किसमें बटी हुई थी? जागीरदार और राज में। साथियों उनको मुश्तरका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुश्तरका। 21 में दूसरा विकल्प आपका आंसर है। नेक्स्ट 22 की ओर बढ़ेंगे। 22, शादी के अवसर पर ठिकाने को दी जाने वाली रकम क्या कहलाती थी? न्योता कर, दस्तूर, कांसा और डांड। साथियों 22वें प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो आपके जो एग्जाम है तो उसमें इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। बात यह है कि ईमानदारी से आप प्रश्नों को हल करते हो तो कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लास्ट समय में तो मूल्यांकन करना बेहद जरूरी हो जाता है। साथियों शादी के अवसर पर ठिकाने को जो रकम दी जाती थी उसको किस नाम से जाना जाता था? 22वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? उसको कहा जाता था भाई कांसा। क्या कहा जाता था? उसको कांसा कहा जाता था साथियों। थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23वां प्रश्न है, मेवाड़ के किस राजकुमार ने अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ रखा था? जयमल, बनवीर, पृथ्वीराज और हम्मीर। देखो भाई वह मेवाड़ का राजकुमार जिसने अपनी रानी तारा, इनकी रानी का नाम क्या था? ताराबाई। साथियों तारा के नाम पर अजमेर के किले का नाम ही क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। तो उस शासक का नाम क्या है भाई? 23वें प्रश्न में तीसरा विकल्प पृथ्वीराज के द्वारा यह कार्य किया गया था। थर्ड विकल्प 23 का सही आंसर है। 24 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 24वां प्रश्न है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? राव गांगा के नेतृत्व में, मालदेव के नेतृत्व में, विरमदेव के नेतृत्व में और सूजा के नेतृत्व में। तो सांगा की सहायता के लिए साथियों जो बाबर से युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध सांगा के बीच में, सांगा और बाबर के बीच में,
तो मारवाड़ी सेना जिसके नेतृत्व में भेजी गई थी वो थे मालदेव राव, मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। दूसरा विकल्प 24 का सही आंसर है। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 25वां प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को कटार का धनी कहा जाता है? मालदेव, चंद्रसेन, अमर सिंह या अजीत सिंह? कटार का धनी पूछा गया है साथियों। 25वें प्रश्न में बताओ भाई उत्तर कौन सा रहेगा? तो मारवाड़ का वह शासक जिसको कटार का धनी कहा जाता है उस शासक का नाम क्या है? अमर सिंह। बिल्कुल इनको ही कटार का धनी कहा जाता है साथियों। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 26वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 26 को देख लेते हैं। तो 26वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जयपुर के किस शासक को बब्बर शेर कहा जाता था? माधो सिंह प्रथम को, माधो सिंह द्वितीय को, मान सिंह द्वितीय को या प्रताप सिंह को? तो जयपुर का वह शासक जिसको किस नाम से जाना जाता था साथियों? बब्बर शेर। बब्बर शेर के नाम से इसको जाना जाता था। और इस शासक के बारे में बात करें तो क्या नाम है इन शासक का साथियों? जो माधो सिंह द्वितीय था। कौन? माधो सिंह द्वितीय को ही बब्बर शेर कहा जाता था। आपके 26 का सेकंड विकल्प आंसर होगा। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों, और बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना। देखो अगर ये है कि 100 प्रश्न आप इसमें कर देते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 110 कर देते हो तो बिल्कुल यूं मान के चलो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। 100 करते हो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 110 करते हो तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है साथियों। और 90 करते हो तो लास्ट समय में और बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। टेस्टों को हल करो, टेस्टों को हल करने की जरूरत है साथियों लास्ट टाइम में। 27वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं था? विद्यापति गौड़, धर्मघोष सूरी, विश्वरूप और आशाधर। तो जो विद्वान पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं था वो विद्वान इनमें से कौन सा है भाई? पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में विद्यापति गौड़ भी थे, विश्वरूप और आशाधर तीनों ही थे, लेकिन धर्मघोष सूरी इनके दरबार में नहीं था। 27वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 में क्या है? 27वें में सेकंड है, ठीक है ना। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश किस राज्य में हुआ? कोटा, बूंदी, जोधपुर और टोंक। तो राजस्थान में राजनीतिक रूप से इन्होंने प्रवेश किया था साथियों, ठीक है। किस राज्य में किया था? बूंदी में किया था। दूसरा विकल्प आपके 28वें प्रश्न का आंसर होगा। 29 को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने राजपुताने के किस राज्य का नाम फर्रुखाबाद रखा था? कोटा, टोंक, जयपुर और बूंदी। बहुत ही अच्छा, इंपोर्टेंट और वैल्यूएबल क्वेश्चन है साथियों। मुगल बादशाह था फर्रुखशियर, इसने राजपुताने के एक राज्य का नाम क्या रख दिया था? फर्रुखाबाद रख दिया था। और उसका नाम क्या है? बिल्कुल बूंदी का नाम इसने साथियों फर्रुखाबाद रख दिया था फर्रुखशियर ने। जो चौथा विकल्प है 29वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 30वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, इनमें से असंगत का चयन कीजिए। आजाद मोर्चा 1942 जयपुर, अमर सेवा समिति 1922 चिड़ावा झुंझुनू, प्रजा प्रतिनिधि सभा 1918 कोटा, वनवासी सेवा संघ 1940 कोटा। तो इनमें से जो आपको असंगत मतलब गलत लगता है वो देखना है प्रश्न संख्या 30 में। भाई आजाद मोर्चा का गठन 1942 में किया गया था जयपुर में। अमर सेवा समिति का गठन 1922 में किया गया था चिड़ावा झुंझुनू में। और प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन 1918 में कोटा में किया गया था। वनवासी सेवा संघ का गठन साथियों 1940 में किया गया था। बिल्कुल सही बात, लेकिन कोटा में नहीं बल्कि वनवासी सेवा संघ का जो गठन है ये डूंगरपुर में किया गया था। कहां पर किया गया था? डूंगरपुर में। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए 31 की ओर बढ़ेंगे। 31वां प्रश्न, बिजोलिया किसानों में जागृति उत्पन्न करने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए स्थापित मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सीधी सी बात है, मित्र मंडल नामक सेवा संगठन की बात है तो किसने की थी? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और भोगीलाल पांड्या। अच्छा क्वेश्चन है साथियों 31वां। क्योंकि कई सारे जो हमारे मित्र हैं वो इसमें विजय सिंह पथिक कर सकते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जागृति उत्पन्न करने के लिए मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के संकेत मिल रहे थे और ये काम किया गया था साधु सीताराम दास के द्वारा। 31वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा आपके बिल्कुल। 32वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। 32 में क्या है? देश हितैषी समाचार पत्र की स्थापना में मुंशी मुन्नालाल शर्मा द्वारा की गई 1880 में, 81 में, 82 में या 1883 में। 1880, 81, 82, 83 चार ऑप्शन है। देश हितैषी समाचार पत्र की बात है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? मुंशी मुन्नालाल शर्मा के द्वारा।
साथियों कब की गई थी, ऐसा 32वां प्रश्न पूछ रहा है। तो भाई कब की गई थी, 1882 ईस्वी में की गई थी। थर्ड विकल्प आपके 32वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 33वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 33 को देख लेते हैं। राजपुताना हेराल्ड पत्र का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ था? वर्धा, अजमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। किसकी? राजपुताना हेराल्ड पत्र की बात की गई है। 33वें प्रश्न का आंसर देखें तो राजपुताना हेराल्ड पत्र का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ था साथियों? अजमेर से शुरू हुआ था। 33 में आपके सेकंड विकल्प बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 34 की तरफ बढ़ेंगे। तो 34 को देखते हैं। डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर। लोक देवताओं के रूप में इनको पूजा जाता है साथियों। किनको? डूंगर जी को और जवाहर जी को। साथियों 34वें प्रश्न का आंसर देखें तो ये दोनों ही किस जिले के थे? सीकर जिले के रहने वाले थे साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है। 35वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 35वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 35 को। तो प्रश्न नंबर 35, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट और मंगल पांडे। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके दौरान एक पुस्तक आई थी जिसका नाम क्या है? माझा प्रवास। साथियों ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई इस पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया था? तो इस पुस्तक का लेखन किसके द्वारा किया गया था? 35वें प्रश्न में आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया था साथियों। पहला विकल्प आपके 35 में बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 36 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 36वां प्रश्न है, वांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। वांगड़ के गांधी का संबंध पूछा गया है, किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वांगड़ के गांधी का जो संबंध है साथियों किस जिले के थे? ये डूंगरपुर के। विकल्प 1 आपके 36 का सही आंसर है। नेक्स्ट 37 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 37वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 37 है, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? जयपुर में, सीकर में, झुंझुनू में या अजमेर में? किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना इनमें से जिस स्थान पर की गई थी वो स्थान 37 में देखना है साथियों। जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? जयपुर में की गई थी। पहला विकल्प आपके 37 का आंसर होगा साथियों। 38 को देख लेते हैं मित्रों। 38वां प्रश्न है, देवड़ा वाटी किस क्षेत्र की बोली है? नागौर की, सिरोही की, जयपुर की या बीकानेर की? तो देवड़ा वाटी बोली की बात की जा रही है। 38वें प्रश्न का बताओ उत्तर। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे 38वें प्रश्न में? साथियों देवड़ा वाटी का संबंध जयपुर से नहीं है, जयपुर, बीकानेर या नागौर से भी नहीं है, बल्कि सिरोही से है। कहाँ की है ये देवड़ा वाटी बोली? सिरोही की है। विकल्प नंबर जो 2 है आपके 38वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। 38वें में सेकंड विकल्प सही है आपके, ठीक है। 39वां प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, कर्नल जेम्स टोड और कविराज श्यामल दास। तो राजस्थान में बोलियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान है उनका नाम आपको प्रश्न नंबर 39 में देखना है साथियों। 39वें प्रश्न का आंसर भी आपके दूसरा ही विकल्प रहेगा। किसका नाम आता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम आता है, जिसने राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किया था। सेकंड विकल्प 39 का सही आंसर है। 40वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 40 से, अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक हैं बिट्टू मेहा, अचलदास, गार्डन शिवदास या पद्मनाभ? इनमें से जो अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक है वो आपको 40वें प्रश्न में बताना है साथियों। अचलदास खिचड़ी वचनिका का लेखन किसके द्वारा किया गया था? गार्डन शिवदास के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 40 में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट 41 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 41 पूछ रहा है, जैसलमेर के दूसरे साके का कारण था? फिरोजशाह तुगलक का आक्रमण हुआ था, इस कारण से ये दूसरा साका हुआ था जैसलमेर का। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, अकबर का आक्रमण हुआ था या जोधा का आक्रमण हुआ था? तो जैसलमेर का जो दूसरा साका हुआ था साथियों, अगर बात करें तो ये किसके आक्रमण के कारण हुआ था? भाई फिरोजशाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया था, इसी वजह से जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 42 की ओर बढ़ेंगे। तो 42वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे कौन? हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, माणिकलाल वर्मा या गोकुल भाई भट्ट? तो जो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे वो आपको
2 में देखना है। साथियों संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को? नहीं। शुभराम कुमावत को भी नहीं, बल्कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। विकल्प नंबर आपका जो 3 है 42 का सही आंसर है मित्रों। 43 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 43वां प्रश्न देखेंगे। कोंकण कोंकण तीर्थ के नाम से प्रख्यात है मचकुंड, देवयानी, पुष्कर या कोलायत। तो कोंकण तीर्थ के नाम से जो प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध है वो 43 में देखना है। साथियों 43वें प्रश्न का आंसर देखें तो कोंकण तीर्थ किसको कहा जाता है? पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। थर्ड विकल्प 43 का सही आंसर है। जबकि साथियों तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड को और तीर्थों की नानी कहा जाता है देवयानी को। याद रखना है एक चीज, कोंकण तीर्थ के नाम से तो पुष्कर अजमेर, बात करें तीर्थों का भांजा मचकुंड और तीर्थों की नानी कौन? देवयानी। साथियों ये आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखना है। 43 में विकल्प नंबर 3 आपके सही रहेगा मित्रों। 44 की ओर बढ़ेंगे। 44वां प्रश्न है ऋषि पंचमी मनाई जाती है कब? कार्तिक शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, अश्विन शुक्ल पंचमी को या माघ शुक्ल पंचमी को। तो इनमें से जब ऋषि पंचमी मनाई जाती है वो आपको बताना है प्रश्न संख्या 44 में। साथियों 44वें प्रश्न का आंसर देखते हैं तो विकल्प नंबर जो 2 है भाद्रपद के महीने में शुक्ल पंचमी को ही ऋषि पंचमी मनाई जाती है। दूसरा विकल्प आपके 44वें प्रश्न का सही आंसर है। 45 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 45 है केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है साथियों। चैत्र कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल पक्ष को, वैशाख शुक्ल पक्ष को और वैशाख कृष्ण पक्ष को। इसमें से बात की जा रही है भाई, 2 तो ऑप्शन चैत्र महीने के हैं और 2 ऑप्शन वैशाख महीने के हैं। तो पहली चीज तो ये है कि भाई कौन से महीने में केला देवी का मेला लगता है। तो भाई केला देवी का जो मेला है ये आपके कौन से महीने में लगता है? तो भाई ये वैशाख के महीने में लगता है। और साथियों अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 45 की, तो 45वें प्रश्न में सॉरी वैशाख के महीने में नहीं, ये चैत्र के महीने में लगता है। तो यहाँ तीसरा और चौथा विकल्प तो यहाँ से आप हटा सकते हो। प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर क्या रहेगा? चैत्र के कौन से महीने में, सॉरी चैत्र के कौन से पक्ष में? तो चैत्र महीने का जो शुक्ल पक्ष है, बिल्कुल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में ही केला देवी का मेला लगता है साथियों। प्रश्न संख्या 45 में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ेंगे। तो 46वां प्रश्न है सूटिया लोकगीत का संबंध किससे है? गरासिया स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से या डामोर स्त्री से। भाई सूटिया जो लोकगीत है इसका संबंध जिस स्त्री से, या तो गरासिया, वीरांगना, भील या डामोर, उसका चयन आपको करना है प्रश्न नंबर 46 में। 46वें प्रश्न का आंसर रहेगा साथियों सूटिया जो लोकगीत है इसका संबंध भील जनजाति की स्त्रियों से है। भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा यह गीत गाया जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर है मित्रों। 47वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 46 में थर्ड विकल्प है, ठीक है। 47वां प्रश्न किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी, गौरी बाई, अल्लाह जिल्ला बाई और गुलाबो देवी। जिसको मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है 47 में वो देखना है। तो 47वें प्रश्न का आंसर देखें, मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है साथियों? अल्लाह जिल्लाई बाई को ही मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47 में थर्ड विकल्प आपका आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ेंगे। तो 48 है आपके शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम या दुलिया राणा। जो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है वो आपको 48वें प्रश्न में देखना है साथियों। 48वें प्रश्न का आंसर देखें तो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? नानूराम को कहा जाता है मित्रों। तीसरा विकल्प 48वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 49वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 49 को देखिएगा। राय नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से, गरासिया जनजाति से, मीणा जनजाति से या सहरिया जनजाति से। साथियों राय नृत्य की बात प्रश्न नंबर 49 में की गई है और 49वें प्रश्न का आंसर देखें तो राय नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? भील जनजाति से है मित्रों। पहला विकल्प आपके 49 का सही आंसर है। नेक्स्ट 50वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 50 है किस लोक देवता ने लाचा गुजरी की गायें छुड़ाने हेतु अपने प्राणोत्सर्ग किए थे? मल्लीनाथ जी, वीर तेजा जी, रामदेव जी या वीर कल्ला जी। तो भाई लाचा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था साथियों, वो लोक देवता इनमें से कौन थे? 50वें प्रश्न का आंसर देखें तो वो लोक देवता थे वीर तेजा जी साथियों। बिल्कुल दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर है आपके। नेक्स्ट 51वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों।
51 में क्या है देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 51 को। गोगा जी थे राठौड़, तंवर, चौहान या गुर्जर। तो गोगा जी का संबंध इनमें से राठौड़ से है, तंवर से है, चौहान से है या गुर्जर से है। साथियों 51वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। आपके जो तीसरा विकल्प है भाई गोगा जी क्या थे, चौहान थे साथियों, चौहान वंशीय थे ये। थर्ड विकल्प आपके 51वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट 52वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 52 में क्या पूछ रहा है आपसे, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था, मारवाड़ था, वांगड़ था, गोडवाड़ था या मेवाड़ था। तो संत भूरीबाई अलग की बात की जा रही है। 52वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा साथियों। संत भूरीबाई अलग का जो कार्य क्षेत्र है ये क्या था, मेवाड़। बिल्कुल मेवाड़ का जो क्षेत्र है इनका कार्य क्षेत्र था, किनका, संत भूरीबाई अलग का। फोर्थ विकल्प आपके 52 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 53 की ओर बढ़ते हैं। तो 53वां प्रश्न में देखो, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, लकुलीश, बासव, कौशिक या वसुबंधु। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक पूछा गया है प्रश्न संख्या 53 में। मित्रों पाशुपत संप्रदाय जो है इसके जो संस्थापक थे, किसके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, तो लकुलीश के द्वारा ही पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की गई थी। मतलब संस्थापक कौन रहेंगे, फिर लकुलीश रहेंगे। तो 53 में आपके जो पहला विकल्प है बिल्कुल आपके 53 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 54 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 54वां प्रश्न है आपके, रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, खारी, मघाई, जवाई या लूनी। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये जिस नदी के तट पर स्थित है वो नदी आपको प्रश्न नंबर 54 में बताना है। भाई रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, पाली में स्थित है साथियों। और बात करें तो रणकपुर के जैन मंदिर मघाई नदी के तट पर स्थित है मित्रों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर है। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 55 की ओर। 55वां प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में एकमात्र कल्कि मंदिर कहां पर स्थित है, जोधपुर में, भरतपुर में, जयपुर में और दौसा में। तो विश्व में एकमात्र कल्कि मंदिर की बात की गई है, राजस्थान में कहां पर स्थित है साथियों। 55वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो 55वें प्रश्न में भाई चारों ही विकल्प राजस्थान के हैं, तो मतलब विश्व में एकमात्र कल्कि का मंदिर कहां पर है, राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में कहां पर है आपको ये देखना है। 55 का आंसर देखें तो जो थर्ड विकल्प है बिल्कुल जयपुर में विश्व में एकमात्र कल्कि मंदिर स्थित है। थर्ड विकल्प 55वें प्रश्न का आंसर है साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 56 की ओर बढ़ते हैं। 55वें में थर्ड विकल्प है, ठीक है। 56वां प्रश्न, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है, जोधपुर, पाली, बाड़मेर या जयपुर। तो प्राचीन जैन तीर्थ है नाकोड़ा, इसका संबंध पूछा गया है 56 में। मित्रों 56वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। 56 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे, तो प्राचीन तीर्थ नाकोड़ा कहां पर स्थित है, बाड़मेर में स्थित है मित्रों। थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 56 का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 57वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 57 है आपके, इनमें से अंगरखी का प्रकार नहीं है। अंगरखी का प्रकार नहीं है, लुकतरी, तनसुक, पटका या मिर्जाई। तो जो अंगरखी का प्रकार नहीं है प्रश्न संख्या 57 में देखना है। 57 का आंसर देख लेते हैं साथियों। लुकतरी है, तनसुक है और मिर्जाई तीनों ही अंगरखी के प्रकार है, लेकिन पटका जो है ये अंगरखी का प्रकार नहीं है। तो 57वें प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 58 की ओर बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न, हाकर आभूषण कहाँ पहना जाता है, पैर में, गले में, कमर में या हाथ में। तो हाकर नाम का एक आभूषण होता है, ये देखना है आपको कि कहाँ पर ये आभूषण पहना जाता है मित्रों। 58 का आंसर बताओ। 58वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो भाई हाकर नामक जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है, पैरों में नहीं, कमर में भी नहीं, नहीं हाथ में, बल्कि कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। 58वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की तरफ। तो 59वां प्रश्न देखेंगे, आमेर महल में गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया, जयसिंह प्रथम ने, जयसिंह द्वितीय ने, माधो सिंह ने या ईश्वरी सिंह ने। दो चीजें एक साथ इस प्रश्न से आपके क्लियर होने वाली है। कौन कौन सी, तो भाई पहला तो ये कि भाई आमेर में गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया, तो एक चीज तो आपकी ये हो जाएगी। 59 का आंसर देखे तो ईश्वरी सिंह ने साथियों गणेश पोल का निर्माण करवाया था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ईश्वरी सिंह ने गणेश पोल का निर्माण कहाँ करवाया, तो आमेर महल में करवाया। फोर्थ विकल्प आपके 59 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 60 की तरफ। तो साथियों 60वां प्रश्न है, डीग कस्बे के चारों ओर मिट्टी से बने किले को किस नाम से जाना जाता है, गोपालगढ़ के नाम से, रामगढ़ के नाम से, सूरजगढ़ के नाम से और रणजीतगढ़ के नाम से।
डीग भरतपुर में पड़ता है। डीग कस्बे के चारों ओर मिट्टी से बना एक किला है। इस किले को जिस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। इसको गोपालगढ़ के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर है। 61वें क्वेश्चन को देख लेते हैं मित्रों। 61वां प्रश्न है, वेली टावर घंटाघर कहाँ स्थित है? बीकानेर में, धौलपुर में, कोटा में या जयपुर में? तो वेली टावर घंटाघर की बात की गई है प्रश्न संख्या 61 में। 61वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो वेली टावर घंटाघर है राजस्थान में, ये बीकानेर, धौलपुर, कोटा या जयपुर? साथियों 61वें प्रश्न का आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, वेली टावर घंटाघर राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। विकल्प नंबर आपका 3 61वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 62 में क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसका चयन आपको 62 में करना है। संगमरमर पर नक्काशी का कार्य टोंक, बादला जयपुर, मसूरिया साड़ी कोटा और नमदा जोधपुर। तो साथियों जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो आपको प्रश्न संख्या 62 में देखना है। 62वें प्रश्न में अगर देखें, नहीं प्रश्न तो ये पूछ रहे हैं ना कौन सा जोड़ा सुमेलित है, वही तो क्यों यार क्या हो रहा है इस प्रश्न में, है ना। चलो कोई ना, पढ़ने में कभी कभी लगातार हम एक साथ प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो ऐसा ही होता है। एग्जाम में भी ऐसा होता है, एक दो प्रश्न वो इसी वजह से गलत होते हैं। अब ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो इस चक्कर में ये मुझसे पढ़ने में भी गलत आ गया। वहीं एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। ये मतलब ये गलतियां पकड़ में आना चाहिए। जैसे ये मेरी खुद की गलती पकड़ में आई ना कि यार ये क्या हो रहा है। तो कौन सा जोड़ा सुमेलित है ऐसा पूछा गया है प्रश्न संख्या 62 में। साथियों बादला तो जयपुर का थोड़ी है, जोधपुर का है बादला तो। नमदे टोक के है तो ये भी गलत। संगमरमर पर नक्काशी का कार्य टोक में नहीं किया जाता है, तीनों गलत है। सुमेलित कौन सा? ओनली मसूरिया साड़ी कोटा, केतुन कोटा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 63 की ओर। 63 को देख लेते हैं। मोर ध्वज निहाल चंद किशनगढ़ महाराजा सवन सिंह की किस पुस्तक का चित्रण किया था? रागमाला का, श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूड़ने का, नागर समुच्चय का या कुजलम स्वरूप का? साथियों मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा किशनगढ़ महाराजा सवन सिंह की जिस पुस्तक का चित्रण किया गया था उस पुस्तक का नाम क्या है? नागर समुच्चय है साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके 63 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 64 की ओर बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 64 पूछ रहे हैं आपसे, कौन सी जनजाति में मुख्यतः 2 वर्ग बीजा व माला होते हैं? मीणा जनजाति में, कंजर जनजाति में, गरासिया जनजाति में और सांसी जनजाति में? तो भाई वह जनजाति बताइएगा जिसमें मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? बीजा व माला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 64 का आंसर देखते हैं तो 64 में भाई जो सांसी जनजाति है, कहाँ पाई जाती है सांसी जनजाति? भरतपुर के आसपास। ठीक है साथियों, अब जो सांसी जनजाति है इसमें ही मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं, बीजा व माला। 4th विकल्प आपके 64 का सही आंसर है साथियों। 65 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 65वें प्रश्न को। राजस्थान की पहली विधानसभा का समय है 1952 से 57, 1949 से 54, 1951 से 56 और 1950 से 55। तो राजस्थान की पहली विधानसभा का समय 65वें प्रश्न में पूछा गया है साथियों। 65 का आंसर रहेगा कौन सा? भाई राजस्थान की जो पहली विधानसभा का समय है वो है 1952 से लेकर के 1957 तक। पहला विकल्प 65 का सही आंसर है। 66 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 66वें प्रश्न को देख लेते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सचिव या मुख्य सचिव? तो भाई राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख इनमें से कौन होता है साथियों? तो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है मित्रों। राज्य का प्रथम व्यक्ति भी होता है ये। ठीक है, जैसे देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। वैसे राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। दूसरा विकल्प आपके 66 का सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की तरफ। 67वां प्रश्न देख लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 225 या अनुच्छेद 247? तो देखो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में की गई है वो अनुच्छेद कौन सा है साथियों? अनुच्छेद 214 है। 67वें में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। 68 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 68वें प्रश्न को। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में, 1994 में, 1993 में या 1996 में?
तो राजस्थान में राज्य निर्वाचक आयोग की बात की जा रही है प्रश्न संख्या 68 में, और 68वें प्रश्न का आंसर कौन सा रहेगा साथियों? 68वें प्रश्न का विकल्प नंबर जो 2 है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1994 में हुआ था। सेकंड विकल्प 68 का आंसर रहेगा। 69 को देख लेते हैं। 69वां प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है प्रतापगढ़, धौलपुर, जैसलमेर या सिरोही? तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो जिला आपको देखना है प्रश्न संख्या 69 में। भाई सबसे कम जनसंख्या राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है? जैसलमेर जिले में। हालांकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे राज्य का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा जिला है साथियों। तो विकल्प नंबर 3 आपके 69 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। 70वां प्रश्न देखेंगे साथियों, कुसुम योजना का संबंध इनमें से किससे है? मृदा को उपजाऊ बनाना, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना या ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के पट्टे देना? तो कुसुम योजना का संबंध प्रश्न संख्या 70 में पूछा गया है साथियों। 70वें प्रश्न का आंसर देखें तो कुसुम योजना का संबंध किससे है? आपके विकल्प नंबर जो 2 है, सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना, इससे ही कुसुम योजना का संबंध है। दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 70 का सही आंसर है साथियों। 71 की तरफ बढ़ेंगे। 71वां प्रश्न है, एनईपी 2020 4 अध्याय व रिक्त स्थान अध्याय है, 4 भाग व रिक्त स्थान अध्याय है। तो विकल्प है 19, दूसरा है 24, तीसरा है 27 और चौथा है 29। भाई एनईपी 2020 में 4 तो भाग है, लेकिन अध्यायों की संख्या आपको बताना है। तो साथियों इसमें अध्यायों की संख्या कितनी है? 27 है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपके विकल्प नंबर जो 3 है 71वें प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। 72 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 72 पूछ रहे हैं आपसे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च 1995 को, 30 मार्च 1996 को, 30 मार्च 1997 को और 30 मार्च 1998 को। तो भाई बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसकी बात की जा रही है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन की बात की जा रही है। और साथियों 72वां जो प्रश्न है आपके बिल्कुल 1995 में, कब? 30 मार्च को। 30 मार्च 1995 को ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। तो पहला विकल्प आपके 72 का सही आंसर रहेगा। 73 में क्या पूछ रहे हैं आपसे? तो 73वां प्रश्न है, इनमें से सही नहीं है। एबीएल एक्शन बेस्ड लर्निंग, सीसीपी चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन और एसआईक्यू स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। जो इनमें से सुमेलित नहीं लगता, चारों ही ऐसी चीजें, मैं गारंटी देता हूं इन चारों चीजों में से आपके कम से कम 5 प्रश्न, भाई सीसीई में से ही बन जाएंगे 5 प्रश्न। तो सीसीपी, एबीएल, एसआईक्यू, यहां से प्रश्न 100% आएंगे आपके एग्जाम में साथियों। अगर बात करें 73 की, तो भाई एसआईक्यूई का पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, सीसीई का नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सीसीपी का पूरा नाम है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, लेकिन एबीएल का पूरा नाम क्या? एक्शन बेस्ड लर्निंग नहीं साथियों। एबीएल का पूरा नाम क्या? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम। पहला विकल्प आपके 73 का सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों 74 की तरफ। 74वां प्रश्न देखेंगे। एक सेकंड देखना प्रश्न नंबर 74 को। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना जो 2010-11 में लागू हुई थी के अंतर्गत बालिकाओं को कब जिला मुख्यालय पर पुरस्कार वितरण किए जाते हैं? तो भाई देखो 19 सितंबर को, 19 अक्टूबर, 19 नवंबर और 19 दिसंबर। देखो भाई प्रश्न को अच्छे से समझो। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना कब लागू हुई थी? ये 2010-11 में लागू हुई थी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत बालिकाओं को जिला मुख्यालय पर जिस तारीख को पुरस्कार दिया जाता है वो तारीख आपको 74 में देखनी है। और साथियों वो तारीख कौन सी है? तो भाई 19 नवंबर को इस योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर बालिकाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर है। नेक्स्ट 75 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 74 में थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा, ठीक है। 75 को देख लेते हैं। तो 75वां प्रश्न है, स्माइल 3.0 में क्या सम्मिलित नहीं है? आओ घर से सीखे शिक्षावाणी, आओ घर से सीखे शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, समर्थ अभियान और राजस्थान शिक्षा। तो साथियों प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। भाई 75वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो स्माइल 3.0 की बात की जा रही है। स्माइल 3.0 में आओ घर से सीखे शिक्षावाणी भी है, शिक्षा दर्शन भी है और समर्थ अभियान भी है। राजस्थान शिक्षा को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है।
75 में फोर्थ विकल्प आपका आंसर रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 76 की तरफ। 76वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 है, गार्गी पुरस्कार योजना प्रतिवर्ष आयोजित होती है बाल दिवस पर, शिक्षक दिवस पर, बसंत पंचमी पर या महिला दिवस पर। तो गार्गी पुरस्कार योजना जो है ये प्रतिवर्ष कब गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बसंत पंचमी पर प्रतिवर्ष गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 76 का सही आंसर होगा। 77 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 77वां प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा 3 से 8 के लिए चलाया गया बेसलाइन आकलन प्रोग्राम है स्टार बैक टू स्कूल, ज्ञान कैंपेन, ज्ञान निर्माण या ज्ञानवाणी। साथियों 77वें प्रश्न का आंसर बताओ। प्रश्न संख्या 77 में कक्षा 3 से 8 के लिए चलाया गया जो बेसलाइन आकलन प्रोग्राम है वो इनमें से कौन सा है? मित्रों 77वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके कक्षा 3 से 8 के लिए चलाया गया जो बेसलाइन आकलन प्रोग्राम है वो कौन सा है? स्टार बैक टू स्कूल। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 77 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 78 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 78 को देख लेते हैं। जननी एक्सप्रेस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर है 108, 104, 101 या 100। जननी एक्सप्रेस सेवा के लिए बात की जा रही है और जननी एक्सप्रेस सेवा के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो इनमें से कौन से हैं? 104 है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 78 का सही आंसर है। चलिए 79 की ओर बढ़ेंगे। 79वां प्रश्न है, विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होगा? शाला सचिव, उपाध्यक्ष, पदेन सदस्य सचिव और अध्यक्ष। तो भाई विद्यालय का जो शाला प्रधान है, विद्यालय प्रबंधन समिति मतलब पीएस यूपीएस स्कूलों में ही होती है साथियों। तो जो विद्यालय का जो संस्था प्रधान है ये और अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि साथियों ये क्या होता है? तो भाई ये होता है पदेन सदस्य सचिव। मतलब ये पदेन सदस्य सचिव का पद इसके पास होता है विद्यालय प्रबंधन समिति में। विकल्प नंबर आपका 3 79 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न 80 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 80 है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है किससे? चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता, गरीबों के लिए बीमा योजना, सिंचाई कुओं का निर्माण करना और मरुभूमि के लिए। तो 80वें प्रश्न का आंसर देखते हैं भाई। प्रश्न संख्या 80 में राजस्थान में एक योजना चलती है जिसका नाम है जीवन धारा योजना। इसका संबंध किससे? सिंचाई कुओं के निर्माण से है मित्रों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 80 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। 81वां प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है जिला कलेक्टर ऑफिस में, ग्राम पंचायत भवन में, पीओ स्कूल में या विद्यालय में। तो भाई विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कहाँ किया जाता है? विद्यालय में किया जाता है। तो भाई इसका मुख्यालय भी कहाँ पर रहेगा? विद्यालय में रहेगा। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 81 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 82 की ओर बढ़ेंगे। 82 में क्या है देखते हैं। एनईपी 2020 में शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले निवेश को जीडीपी का कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? 4, 6, 9 और 10। तो भाई जो जीडीपी जो भारत की है एनईपी 2020 में क्या लक्ष्य रखा गया है कि इसका 6% शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया जाएगा साथियों जीडीपी का। तो 6% कौन से विकल्प में है? दूसरे विकल्प में। तो 82 में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट 83 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 83वें प्रश्न को, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के अनुसार बाल अधिकारों का संरक्षण कौन से भाग में किया गया है? भाग 9, भाग 8, भाग 7 और भाग 6। 83वें प्रश्न का आंसर बताइए साथियों। देखो प्रश्न को समझना, अगर यू पूछता आरटीई 2009 के अनुसार, किसके अनुसार? आरटीई 2009 के अनुसार बाल अधिकारों का संरक्षण कौन से भाग में किया गया है, तो उसका आंसर अलग रहता। यहाँ पूछ रहा है आरटी 2011 के अनुसार जो राजस्थान के संदर्भ में है उसमें बाल अधिकारों का संरक्षण कौन से भाग में किया गया है। तो दोनों का आंसर अलग अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये ध्यान देने वाली। साथियों 83वें प्रश्न का आंसर देखें तो विकल्प नंबर जो 1 है आपके 83 में बिल्कुल भाग 9 में इनके अधिकारों का संरक्षण किया गया है। किनके? बालकों के अधिकारों का। तो पहला विकल्प आपके 83 का सही आंसर है। नेक्स्ट 84 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 84 है, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया कब? 20 अगस्त 2017, 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2019 और 20 अगस्त 2018। तो इंदिरा रसोई योजना साथियों इस योजना के अंतर्गत 8 रुपए में थाली दी जाती है। हालांकि इसकी रेट अलग अलग समय पर अलग अलग रहती है, ठीक है, बढ़ा दी गई है हालांकि। लेकिन अगर बात करें इंदिरा रसोई योजना के शुभारंभ की तो 84 में कौन सा विकल्प चुनोगे साथियों? इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त 2020 को किया गया था साथियों।
दूसरा विकल्प 84 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 85 की ओर बढ़ेंगे। साथ 85 में क्या है, कौन सी योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों हेतु 1000 रुपए प्रति माह व 6 से 18 वर्ष के बच्चों हेतु 2500 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान है। अनाथ पालन पोषण योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री गोद भरण योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। तो एक योजना है, हालांकि ये राशि में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन 0 से 6 वर्ष के लिए पहले 1000 रुपए थी और 6 से 18 के लिए 2500 रुपए। साथियों, ऐसा जो प्रावधान किया गया है ये राशि देने का, ये कौन सी योजना के अंतर्गत किया गया है? पालनहार योजना के अंतर्गत किया गया है। तो दूसरा विकल्प आपके 85वें प्रश्न का सही आंसर है। 86 को देख लेते हैं। तो 86 है, व्यापार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ है। उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है, उत्पादन लागत में कमी आती है, ग्राहकों की भागीदारी में बढ़ोतरी होती है और इनमें से सभी। तो 86 का आंसर देख लेते हैं। भाई देखो, व्यापार में अगर हम सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे तो इससे उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी, उत्पादन लागत में भी कमी आएगी, ग्राहकों की भागीदारी में भी बढ़ोतरी होगी, मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 86 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों, प्रश्न संख्या 87 की ओर बढ़ेंगे। तो मित्रों, 87 में क्या पूछ रहा है आपसे? खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने का अभियान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किस योजना हेतु किया गया? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान और घर घर औषधि योजना। तो भाई खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए साथियों किसकी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्राधिकरण का गठन किया गया? कौन सा? राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण। और ये जिस योजना के लिए इसका गठन किया गया उस योजना का नाम क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। दूसरा विकल्प आपके 87 का सही आंसर है। 88 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 88वां प्रश्न है, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। कब? 26 जनवरी 2019 को, 16 अगस्त 2017 को, 16 दिसंबर 19 को और 16 अगस्त 2018 को। साथियों, वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा और कितने प्रश्न होते हैं उसको कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगे कम से कम एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। साथियों, वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो, यूट्यूब तो वैसे ही साथ नहीं दे रहा है और आप लोगों का भी सपोर्ट इस बार हमें कुछ अच्छा खासा मिल नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से आप एक लाइक शेयर जरूर करिएगा अच्छा लगे तो, ठीक है। प्रश्न संख्या 88 का सही आंसर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सही रहेगा? थर्ड विकल्प सही रहेगा साथियों। 16 दिसंबर 2019 को ही कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया था। 88 में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट 89 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 89वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु देय राशि है 12,000 रुपए, 20,000 रुपए, 14,000 रुपए या 11,600 रुपए। तो स्वच्छ भारत मिशन की बात की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत साथियों शौचालय निर्माण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कितनी राशि दी है? 12,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है, ठीक है। पहला विकल्प आपके 89 का सही आंसर है। नेक्स्ट 90वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 90 में क्या है, राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? 25, 4, 14 और 10। एग्रो फूड पार्क की बात की जा रही है साथियों प्रश्न संख्या 90 में। और 90वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं? 4। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 90 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 91 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 91 है आपके, राधा मंद मंद गाती है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या कालवाचक। तो भाई राधा कैसे गा रही है? मंद मंद गा रही है। और राधा मंद मंद गाती है, कैसे गाती है? मंद, तो मतलब यहाँ रीति बताई जा रही है। बिल्कुल कैसे? तो रीति, कैसे से आंसर मिले तो रीतिवाचक का आंसर, रीतिवाचक के अंतर्गत उसको रखा जाता है। 91 में आपके जो थर्ड विकल्प है साथियों आपका आंसर होगा। 92 की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 92 है, हिंदी के प्रश्न अभी आपके चल रहे हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित और घृणित। तो निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 92 में करना है। निषिद्ध का विलोम सिद्ध, अनिषिद्ध या घृणित नहीं होता है, बल्कि निषिद्ध का विलोम क्या होता है? विहित होता है मित्रों। विकल्प नंबर 3 आपके 92 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 93 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 93वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अंतर्ध्यान। ये चारों ही विकल्प अंतर्ध्यान से संबंधित है। अब आपको ये देखना है कि इसका इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। 93 का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 93 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों? तो प्रश्न संख्या 93 में
जो विकल्प नंबर 2 है भाई अंतर्धान जो शब्द है ये बिल्कुल शुद्ध होता है। सेकंड विकल्प 93 का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 94 की तरफ। 94वां प्रश्न देख लेते हैं। उहापोह शब्द में कौन सी संधि है? यण, अयादि, गुण या दीर्घ? तो पहले तो आपको उहापोह शब्द का संधि विच्छेद करना पड़ेगा साथियों, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें कौन सी संधि है। तो उहापोह शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है ऊह प्लस अपोह बराबर शब्द क्या बनता है? उहापोह। और इसमें कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि है साथियों। चौथा विकल्प आपके 94 का सही आंसर है। नेक्स्ट 95 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 95वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द सामसिक पद नहीं है? जो सामसिक पद नहीं है वो 95 में देखना है। देखो विकल्पों को तिरंगा, शारीरिक, रंगमंच और यथाशक्ति। तो जो इनमें से सामसिक पद नहीं है वो आपको प्रश्न संख्या 95 में देखना है साथियों। तिरंगा भी शब्द में भी समास है, शारीरिक, रंगमंच और यथाशक्ति। इनमें से 95 का आंसर देखें तो रंगमंच में भी समास है, तिरंगा में भी और यथाशक्ति। शारीरिक शब्द में कोई समास नहीं है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 95 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 96 की ओर। 96वां प्रश्न है। आगरा के लाल किले में शाहजहां ने 3 मस्जिदें बनवाई थी जिसमें विशेष रूप से प्रसिद्ध है मीनार मस्जिद, मेहराब मस्जिद, मोती मस्जिद और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दो। भाई आगरा का जो लाल किला है इसमें शाहजहां ने साथियों 3 मस्जिदें बनवाई थी। जो मस्जिद विशेष रूप से प्रसिद्ध है वो मस्जिद आपको 96 में देखनी है। तो भाई इन तीनों में से सबसे प्रसिद्ध मस्जिद कौन सी है साथियों? मोती मस्जिद। विकल्प नंबर 3 आपके 96 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। 97वां प्रश्न है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है साथियों? मतलब कौन से राज्य में ये स्थित है, कौन से राज्य में ये पड़ता है? 97 का आंसर देखे तो भाई ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। फोर्थ विकल्प आपके 97 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 98 की तरफ। 98वां प्रश्न देखेंगे। मंगोलिया के दक्षिणी भाग में स्थित मरुस्थल है जीव मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल या काला मरुस्थल। तो मंगोलिया का जो दक्षिणी भाग है इसमें जो मरुस्थल है वो कौन सा है? 98 का आंसर बताओ। 98 में आंसर देखें तो भाई मंगोलिया के जो दक्षिणी भाग में मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? गोबी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है साथियों। दूसरा विकल्प 98 का सही आंसर होगा। 99 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 99 है। राजस्थान का राजकोषीय घाटा 2011-12 के बजट अनुमानों के आधार पर जा पहुंचा था कितना? 1098 करोड़, 2026 करोड़, 5150 करोड़ और 8063 करोड़। तो देखो राजस्थान का जो राजकोषीय घाटा है ये 2011-12 में का जो बजट है इसके अनुमानों के आधार पर कहां पर जा पहुंचा था? भाई 94 में 8068 करोड़ रुपए ये राजकोषीय घाटा जा पहुंचा था साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके 99 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 100वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए 100वां प्रश्न देख लेते हैं। 99 में 4 है आपके, ठीक है। 100वां प्रश्न है। इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है? विद्युत, उपचारात्मक सेवाएं, परिवहन या खनन। तो जो अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है वो 100वें प्रश्न में देखना है। भाई अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र का उपक्षेत्रों में विद्युत, उपचारात्मक सेवा और खनन आ जाता है, परिवहन नहीं आता इसमें। विकल्प नंबर आपका 300वें प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 101 की ओर बढ़ेंगे। जब जल में साधारण लवण घोला जाता है तो विलयन का गलनांक बढ़ जाता है, विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है, विलयन का क्वथनांक घट जाता है या गलनांक तथा क्वथनांक दोनों कम हो जाते हैं। तो जल में साधारण लवण अगर आप घोलते हो साथियों, साधारण लवण की बात की जा रही है, ठीक है। तो उससे होता क्या है? विलयन का जो क्वथनांक है ये घटता नहीं है बल्कि विलयन का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है साथियों। 101वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 102 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 102 है। फिल्म एवं नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन। तो आपने देखा होगा फिल्मों के सेट पर कृत्रिम नकली जो बादल है इसे बनाने के लिए साथियों जिनका उपयोग किया जाता है वो इनमें से क्या है? भाई द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? द्रव नाइट्रोजन का। कृत्रिम मतलब नकली बादल बताने के लिए पिक्चर में। चौथा विकल्प 102वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 103 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 103वां प्रश्न है। 3 रंग मूल रंग है, यह है नीला, पीला और हरा,
नीला, हरा और लाल, पीला, हरा और लाल, और नीला, पीला और हरा। तो भाई मूल रंगों की संख्या कितनी है? 3 है। बात ये की जा रही है कि वो 3 मूल रंग कौन कौन से हैं। तो 103वें प्रश्न का आंसर देखें, 3 मूल रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं साथियों? 103वें प्रश्न में विकल्प नंबर 2 सही है, नीला, हरा और लाल। ये 3 मूल रंग होते हैं, इनको आप किसी और रंगों से नहीं बना सकते हो। दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 103 का सही आंसर है। 104वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 104 है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? पहला विकल्प है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा है प्रक्षेपण, या चौथा है प्रकीर्णन के कारण। तो भाई सूर्योदय जब होता है, सूर्यास्त जब होता है, तो आपने देखा होगा आकाश में आपको लालिमा दिखाई देती है। ये किस कारण से ऐसा होता है साथियों? तो ये होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। विकल्प नंबर आपका जो 4 है, प्रश्न नंबर 104 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 105वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 105 है, पर्णहरित में उपस्थित होता है स्ट्रोमा में, प्रोटीन में उपस्थित होता है, थाइलेकोइड में उपस्थित होता है, या मैट्रिक्स में? पर्णहरित किस में उपस्थित होता है साथियों? प्रश्न नंबर 105 का उत्तर बताइए। तो भाई पर्णहरित जो है ये थाइलेकोइड में उपस्थित होता है। किसमें? थाइलेकोइड में। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 105 का सही उत्तर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 106 की ओर। 106वां प्रश्न आपके क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। मतलब जो टेंस की करेक्ट फॉर्म है वो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पूर्ति करनी है। न्यू वर्कर्स हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर, वेयर, हेड, आर, हैव। साथियों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा दिए गए विकल्पों में से। प्रश्न संख्या 106 का आंसर कौन सा विकल्प रहेगा? तो न्यू वर्कर्स वेयर हायर्ड बाय द कंपनी लास्ट ईयर। वेयर यहाँ पर बिल्कुल आपके पहला विकल्प जो है 106वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। 107वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। अब आपके आर्टिकल से संबंधित प्रश्न नंबर 107 है। आपके रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से करनी है। ईयर इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ए ईयर, एन ईयर, एक्स ईयर, दी ईयर। तो साथियों 107वें प्रश्न का आंसर देखें, कौन सा विकल्प? 107वें प्रश्न में पहला विकल्प ए ईयर इज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पहला विकल्प आपके 107वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 108वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 108 है, शी सेड टू मी व्हाई हैव यू फेल्ड। तो साथियों अब आपको देखिए इस यहाँ सही विकल्प का चयन करना है। शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड फेल्ड, सेकंड है शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड फेल्ड, थर्ड है शी आस्क्ड मी व्हाई हैव आई फेल्ड, और फोर्थ है शी आस्क्ड मी व्हाई हैड आई फेल्ड। तो सही विकल्प का चयन प्रश्न संख्या 108 में करना है साथियों। टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आता है प्रश्न तो प्रश्नों को छोड़ना भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न को नहीं छोड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके। 108वें प्रश्न में जो पहला विकल्प है बिल्कुल आपका सही आंसर है, सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड फेल्ड। ये आपका आंसर होगा साथियों प्रश्न नंबर 108 में। 109वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोवर्ब से संबंधित प्रश्न है, समथिंग इज बेटर देन एवरीथिंग, प्रिवेंशन, मैन, नथिंग। साथियों 109वें प्रश्न में प्रोवर्ब से संबंधित ये जो प्रश्न है, तो समथिंग इज बेटर देन आपके आगे क्या आएगा? नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 109 का सही उत्तर रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 110 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा 110वें प्रश्न को, इट इज टाइम टू टेक मील एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला विकल्प है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। इट इज टाइम फॉर मील टू बी टेकन, सेकंड है इट इज अवर मील टू बी टेकन टाइम, थर्ड है मीन टेकिंग मील टाइम इट इज, और फोर्थ है मील इज टेकन इन दिस टाइम। साथियों 110वें प्रश्न का आंसर देखें तो इट इज टाइम टू टेक मील, इसका एक्टिव पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? इट इज टाइम फॉर मील टू बी टेकन। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 110 में सही आंसर रहेगा साथियों। 111वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 111वां प्रश्न है, टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न आ चुका है। डॉक्टर वेस्ट मेथड डेवलप्स टाइपिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी यहाँ है ना। द वोकाबुलरी ऑफ स्टूडेंट, स्पीच हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट, रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट, ट्रांसलेशन एबिलिटी। तो देखो जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है साथियों, डॉक्टर वेस्ट मेथड डेवलप्स। अब आपको इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है प्रश्न नंबर 111 में। तो साथियों डॉक्टर वेस्ट मेथड इज डेवलप रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट, थर्ड विकल्प इज एब्सोल्युटली राइट। प्रश्न संख्या 111 में आपके जो थर्ड विकल्प है ये आपका सही आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 112 की ओर बढ़ते हैं। वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड व्हेन लर्नर
इज लर्नर्स इज स्पीकिंग इन क्लास, लर्नर्स स्पीक फुल सेंटेंस, लर्नर्स स्पीक इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड परहैप्स, लर्नर इज मिसिंग द क्लास। तो अब आपके 112वें प्रश्न का उत्तर बताओ। देखो, वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड व्हेन, मतलब भाषा से संबंधित जो एक डिसऑर्डर है वो हम तलाश सकते हैं कब, जब वो जो लर्नर सीखने वाला है स्पीकिंग बोलता है क्लास में, फुल सेंटेंस बोलता है, या कोई सीखने वाला जो है वो शॉर्ट शॉर्ट और ऐसे मतलब वह चीजें को ऐसे बोलता है, सही तरीके से नहीं बोल पाता है। तो ये ही बिल्कुल आप वहां पर डिसऑर्डर आप उसको देख सकते हो उसका। थर्ड विकल्प 112वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 113 की ओर बढ़ेंगे। 113वां प्रश्न है, रीमेडियल टीचिंग इज डायग्नोसिस ऑफ वीकनेस, रीटीचिंग द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी टफ, क्रॉप टीचिंग, रेगुलर टीचिंग। तो रिमेडियल टीचिंग, जो रिमेडियल टीचिंग का मतलब उपचारात्मक शिक्षण से लिया जाता है आपके, ठीक है। 113वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। रिमेडियल टीचिंग इज रीटीचिंग द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी टफ। सेकंड विकल्प 113वां जो प्रश्न है साथियों 113, 113वें प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा सेकंड विकल्प। प्रश्न 114 को देख लेते हैं मित्रों। 114वां प्रश्न क्या है, एक सेकंड। इन लैंग्वेज टेस्टिंग इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ग्रामर एंड यूजेज, ऑल द अबाउ। तो यहाँ आप प्रश्न संख्या 114 को देखिएगा। ये 114वां प्रश्न देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इस प्रश्न को साथियों। इन लैंग्वेज टेस्टिंग इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ग्रामर एंड यूजेज, ऑल द अबाउ। बिल्कुल चौथा विकल्प ऑल द अबाउ इनमें से सभी वाला आपका आंसर होगा साथियों प्रश्न 114 में। 115वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 115 गणित से संबंधित प्रश्न है। एक परीक्षा में 200 लड़कों व 100 लड़कियों ने भाग लिया। परीक्षा में 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? 60%, 40%, 50%, 45%। भाई देखो, परीक्षा में 200 तो लड़के थे और 100 लड़कियां थी। परीक्षा में 60% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों का प्रतिशत क्या था? अब 100 में से 60% उत्तीर्ण हुई साथियों, वो देखना है अब आपको। तो देखो, 115वें प्रश्न को आप अगर हल करोगे तो बिल्कुल 60% आपका सही आंसर रहेगा साथियों। 115वें प्रश्न में पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 116 की ओर बढ़ेंगे साथियों। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्षों में दुगनी हो तो उसी ब्याज दर से वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में और 25 वर्ष में। भाई चक्रवृद्धि ब्याज वाला प्रश्न है ये। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 5 वर्षों में कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। तो उसी ब्याज दर से धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी साथियों? 116वें प्रश्न को सोल्व करिएगा और अगर आपका आंसर 15 वर्ष आता है तो बिल्कुल आपके दूसरा विकल्प आपका सही आंसर आएगा साथियों। प्रश्न संख्या 117 की ओर बढ़ते हैं। 117वां प्रश्न। 117वां प्रश्न है, एक आयताकार बगीचा 50 मीटर लंबा व 40 मीटर चौड़ा है। बगीचे के अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग बना दिया जाए। ठीक है, मार्ग बना हुआ है तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। विकल्प है 525 वर्ग मीटर आएगा, 425 वर्ग मीटर आएगा, 625 वर्ग मीटर आएगा और 325 वर्ग मीटर आएगा। तो भाई 50/40 आप गुणा करते हो तो 5 चौक 20 साथियों, 20 और ये 2000 वर्ग मीटर तो टोटल है। 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है चारों ओर। अब उसका आप निकाल कर आप निकालोगे 117वें प्रश्न में, तो भाई आपका आंसर यदि 425 वर्ग मीटर आता है तो आपका आंसर मैच हो गया, मतलब सही आंसर आपका आ गया। 100 आपके 17वें प्रश्न में दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118वां प्रश्न है साथियों। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10,000 में से घटाई जाए ताकि शेष बची संख्या 32, 36, 48 व 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9,136 रहेगी वो संख्या, 8,246 रहेगी, 8,976 रहेगी या 9,432 रहेगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या वो आपको ज्ञात करनी है साथियों। यहाँ पूर्णतः विभाजित किससे होना चाहिए? 32, 36, 48 और 54। प्रश्न को हल कीजिएगा और हल करने के बाद में 118वां जो प्रश्न है, अगर आपके आंसर आ जाए 9,136 तो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। 119वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 19वां प्रश्न है, 119वां, ठीक है। जो विद्यार्थी ज्यामिति को नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। यह कथन किसका है? अरस्तु, हर्बर्ट, प्लेटो और हैमिल्टन। तो भाई एक कथन कहा गया है, क्या कथन कहा गया है? कि जो भी विद्यार्थी है
ज्यामिति को अगर वह नहीं समझ सकते तो इस विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकते। ये जो कथन है ये किसका है साथियों? 119वें प्रश्न का आंसर देखें तो ये कथन किसका है? प्लेटो का। थर्ड विकल्प 119वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 120वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 119वें में थर्ड विकल्प सही है आपके, ठीक है। प्रश्न संख्या 120 को देख लेते हैं। 120वां प्रश्न है, गणित की प्रकृति है, कठिन है, तार्किक है, अलंकारिक है और औसतन विद्यार्थियों के लिए नहीं है। तो भाई गणित की प्रकृति यूं थोड़ी एक औसतन विद्यार्थियों के लिए नहीं है, गलत है ये तो। अलंकारिक भी नहीं है, कठिन या तार्किक। साथियों 120वें प्रश्न का आंसर रहेगा विकल्प नंबर 3। यह एक तार्किक विषय है गणित। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 120 का सही उत्तर है। 121वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 121 में क्या है आपके? किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? विभेदकारिता, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता या विश्वसनीयता। जिस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है वो गुण आपको प्रश्न संख्या 121 में देखना है। साथियों व्यापकता और विभेदकारिता तो इसका आंसर नहीं है। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता में। तो जिस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है वो इनमें से कौन सा गुण है साथियों? वस्तुनिष्ठता है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 121 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 122 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 121 में आपके थर्ड विकल्प सही रहेगा, ठीक है। 122वां प्रश्न क्या है? सामुदायिक गणित में अंतर्निहित होती है अवकलन गणित, समाकलन गणित, त्रिकोणमिति और अंक गणित। तो जो सामुदायिक गणित में अंतर्निहित होती है उसका चयन 122वें प्रश्न में करना है। साथियों सामुदायिक मतलब समाज में हम जिस गणित का उपयोग करते हैं नॉर्मली व्यावहारिक रूप से, तो वो कौन सी गणित होती है? अंक गणित होती है। बिल्कुल त्रिकोणमिति, समाकलन या अवकलन का सामुदायिक महत्व नहीं है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 122 का सही उत्तर है। 123वें की ओर बढ़ेंगे। 123वां प्रश्न वैज्ञानिक विधि संबंधित है निगमन, प्रोजेक्ट, भाषण और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दो। भाषण, प्रोजेक्ट या निगमन। साथियों 123वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। भाई निगमन और भाषण दोनों ही वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि छात्रों जो प्रोजेक्ट परियोजना विधि है ये एक वैज्ञानिक विधि है। सेकंड विकल्प 123 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 124 की तरफ मित्रों। 124वां प्रश्न देखते हैं। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में और कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप वापिस हटा सकते हो। देखो और लिखो की बात की जा रही है, मौखिक रचना में तो लिखेंगे थोड़ी साथियों, ये भी गलत। निबंध या शुद्ध अभिव्यक्ति। तो 124 का आंसर रहेगा विकल्प नंबर 2। निबंध रचना में देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त की जाती है। दूसरा विकल्प 124वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 125 की तरफ। 125वां प्रश्न है ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? कौशलात्मक, सृजनात्मक, रसात्मक या ज्ञानात्मक। तो ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान अगर दिया जाता है तो ये हिंदी शिक्षण के कौन से उद्देश्यों में आएगा साथियों? 125वें प्रश्न का जो चौथा विकल्प है बिल्कुल ये, क्योंकि ज्ञान देना ज्ञानात्मक में आता है हमेशा। विकल्प नंबर 4 आपके 125वें प्रश्न का आंसर होगा। चलिए 126वें प्रश्न को देख लेते हैं। 126 है मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक, सीमित, संकुचित या कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दो। मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित या संकुचित, ये तो मापन का होता है। किसका होता है? ये मापन का होता है साथियों। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 126 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 127 की ओर बढ़ते हैं। 127 है खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? रायबर्न को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को या थॉमस एम रिस्क को। तो खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय जिसको दिया जाता है वो कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। इस वजह से हेनरी कोल्डवेल कुक ही खेल विधि के जनक भी माने जाते हैं। दूसरा विकल्प आपके 127वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 128वें क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 128 है असुमेलित का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन केंद्र छात्र, सामाजिक विज्ञान विषय का विकास हुआ इंग्लैंड में, सामाजिक ज्ञान विषय का केंद्र बिंदु है, टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, केंद्र बिंदु विषय मानवीय संबंध और सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किया जाता है एकीकृत रूप में। तो इसमें से जो असुमेलित मतलब गलत लगे वो 128 में देखना है साथियों। चौथा, तीसरा, पहला तीनों ही सुमेलित है, लेकिन सामाजिक विज्ञान विषय का विकास इंग्लैंड में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ था। दूसरा विकल्प आपके 128 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 129 की तरफ। तो 129वां प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 129 को। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा निम्न में से किस समाजशास्त्र की है? तो परिभाषा तो इतनी है कि सामाजिक अध्ययन क्या है? ऐतिहासिक तथा सामाजिक संबंधों का
सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन। परिभाषा किसने दी है? एमपी मुपात, जेम्स हामिंग, जोटोलिमिक, यूएमए परिषद। साथियों, सामाजिक से संबंधित ये जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? तो जेम्स होमिंग के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। दूसरा विकल्प 129 का सही आंसर है। 130 की ओर बढ़ेंगे। 130वां प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की नवीनतम संकल्पना है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन और तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना। तो सामाजिक विज्ञान की जो नवीनतम संकल्पना है वो आपको प्रश्न नंबर 130 में देखनी है साथियों। सामाजिक विज्ञान की नवीनतम संकल्पना है भाई मानवीय संबंधों का अध्ययन करना, यही सामाजिक विज्ञान की नवीनतम संकल्पना है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 130 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 131वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। इनमें से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? फिल्म, ओपेक प्रोजेक्शन, बुलेटिन बोर्ड और फिल्म खंड। तो जो प्रक्षेपित सामग्री नहीं है वो आपको 131वें प्रश्न में देखनी है। और भाई फिल्म भी, ओपेक प्रोजेक्शन भी और फिल्म खंड तीनों ही प्रक्षेपित है, लेकिन बुलेटिन बोर्ड जो है ये दृश्य सामग्री है, अप्रक्षेपित। ठीक है, विकल्प 3 आपके प्रश्न 131वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 132 है, छात्रों से अनेक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जांच सूची, स्तर माप, रेटिंग स्केल या प्रश्नावली का। तो आपको छात्रों से अनेक सूचनाएं एकत्रित करनी है, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है साथियों? प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इसको हल करते हैं। विकल्प नंबर 4 आपके 132वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 133, ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम है? आरेख पत्रक, आधार पत्रक, जांच पत्रक या स्तर माप। तो ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम प्रश्न नंबर 133 में पूछ रहा है। और 133वें प्रश्न का आंसर देखें तो ब्लूप्रिंट का दूसरा नाम क्या है साथियों? आधार पत्रक भी इसको कहा जाता है। किसको? ब्लूप्रिंट को। इसको नील पत्र के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 133 का सही आंसर रहेगा आपके। नेक्स्ट 134वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 134वां प्रश्न है, निम्न में से आधुनिक शिक्षण विधि है? पाठ्य पुस्तक विधि, स्रोत विधि, कहानी विधि या व्याख्यान विधि। तो इनमें से जो आधुनिक शिक्षण विधि है वो कौन सी है? 134वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं भाई। पाठ्य पुस्तक, कहानी, व्याख्यान तीनों ही प्राचीन विधियां, पुरानी विधियां, स्रोत विधि एक आधुनिक विधि में शामिल होती है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 134 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 135 की तरफ। 135वां प्रश्न है, ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक है कौन? माइकल सेमर, मॉरिसन, हर्बर्ट या स्किनर। तो इनमें से ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है साथियों? 135वें प्रश्न का आंसर देखें, माइकल सेमर के द्वारा ही ध्वन्यात्मक विधि का प्रतिपादन किया गया है। 135 में पहला विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 136 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 136वां प्रश्न साइकोलॉजी से संबंधित है। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है या प्रौढ़ावस्था है। तो बालक के द्वारा अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाही जा रही है। ऐसा किस अवस्था में वो चाहता है? किशोरावस्था में चाहता है मित्रों। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 136 का सही आंसर रहेगा साथियों। 137 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 137वां प्रश्न है, वंशक्रम का प्रचलित नियम है? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम और इनमें से सभी। तो जो इनमें से वंशक्रम का प्रचलित नियम है, कौन सा वंशक्रम का प्रचलित नियम है भाई? समानता का नियम भी वंशक्रम के नियमों में आता है, विभिन्नता का नियम भी आता है और प्रत्यागमन का नियम भी आता है। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है 137वें प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 138वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 138 है, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक सजीव एक अधिगम है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अभ्यास का परिणाम है और अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। तो कथन क्या कह रहा है कि हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, केवल क्या देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। तो साथियों ये कहा जाएगा अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता वाले सिद्धांत पर यह आधारित चीजें हैं। चौथा विकल्प आपके 138वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। 139वां प्रश्न देखेंगे 139 में क्या है, कौन सा अधिगम का उदाहरण नहीं है? अधिगम का उदाहरण नहीं है वो देखना है आपको। ठीक है, अनुभव या अभ्यास के कारण हुआ परिवर्तन, थकान के कारण होने वाला परिवर्तन, सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है और अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। तो जो अधिगम के बारे में जो सही नहीं है भाई, अनुभव या अभ्यास के कारण कोई परिवर्तन होता है तो उसको अधिगम कहते हैं, लेकिन थकान के कारण कोई परिवर्तन होता है तो उसको अधिगम नहीं कहा जाता है साथियों।
सेकंड विकल्प 139 का सही है। 140 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 140वां प्रश्न है, निम्न में से किसे संवेगात्मक बुद्धि का एक तत्व नहीं माना जा सकता है? विकल्प है आपके सामने साथियों, अपने संवेगों को समझना, आत्म अभिप्रेरण, सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है, परानुभूति या सहानुभूति। तो जो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है वो आपको 140वें पृष्ठ में देखना है। और साथियों, अपने संवेगों को समझना, आत्म अभिप्रेरण, परानुभूति, तीनों ही संवेगात्मक बुद्धि के तत्व है। सहानुभूति संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। चौथा विकल्प 140वें प्रश्न का सही आंसर होगा। 141वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 141वां प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निश्चित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग के रूप में सटीक रूप से मापा व निर्धारित किया जा सकता है। और चौथा है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषता है। तो भाई देखो, हो सकता है आपको चारों विकल्प इस प्रश्न में सही लगते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट विकल्प है फिर उसका चयन हमको प्रश्न नंबर 141 में करना है। साथियों, 141वें प्रश्न का आंसर देखें तो एकात्मक कारक तो आप इसको नहीं मान सकते हो। 141वें प्रश्न में देखो, चौथा विकल्प तो हट गया। एक निश्चित योग्यता जो जन्म के समय निश्चित होती है। भाई निश्चित योग्यता तो है, लेकिन जन्म के समय नहीं, वातावरण का भी इसमें कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, तो ये भी हटा दो। पहला या तीसरा, पहला कह रहा है बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है, सही है बिल्कुल। मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग के रूप में सटीक रूप से मापा व निर्धारित किया जा सकता है। तो बुद्धि सिर्फ यही थोड़ी है। विकल्प एक सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा 141वें में। 142वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। देखो 42वें प्रश्न को, अपने ऊर्जा पल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाला व्यक्ति का प्रकार होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या धार्मिक? तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त कर रहा है, ठीक है, वो कोई अपनी बात छुपा नहीं रहा है, ठीक है, अंदर नहीं रख रहा है मन में, बाहर की ओर व्यक्त कर रहा है साथियों। और इसको क्या कहा जाएगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत रखा जाता है इसको। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 142 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 की ओर बढ़ते हैं। 143 को देखते हैं। शहीद अब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी है? 10, 20, 30, 31। आईबीटी इंक ब्लॉक टेस्ट की बात की जा रही है, किसके द्वारा दी गई है? रोशिया के द्वारा। साथियों, रोशिया का शहीद अब्बा जो परीक्षण है, इसमें कुल कार्डों की संख्या पूछी गई है। कुल कार्डों की संख्या है भाई इसमें 10। विकल्प 1 143वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 144वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में? तो हमारा जो रक्षा तंत्र होता है ये हमें हमारी किससे सहायता करता है? दबाव से निपटने में सहायता करता है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 144 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 145वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 145 है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपना व्यक्तित्व बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुसरण करना कहलाता है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण और तादात्म्यकरण। 145वें प्रश्न का आंसर बताओ साथियों। कोई भी व्यक्ति है, अपना व्यक्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुसरण यदि वो कर रहा है तो उसको हम दमन तो नहीं कहेंगे, ना ही प्रक्षेपण, ना ही प्रतिगमन। उसको किस नाम से जाना जाता है? तादात्म्यकरण के नाम से इसको जाना जाता है। फोर्थ विकल्प प्रश्न नंबर 145 का सही उत्तर है। 146वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तो 146वां प्रश्न है, ALU प्लस CU से मिलकर बनता है? इनपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी यूनिट और इनमें से सभी। 146 में अगर देखो हम बात करें ALU प्लस CU से मिलकर किसका निर्माण होता है? CPU का निर्माण होता है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 146 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 147वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 147 है, कंप्यूटर का कार्य कितने भागों में संचालित होता है? 1, 2, 3, 4। तो कंप्यूटर का जो कार्य होता है ये कितने भागों में संचालित होता है? 2 भागों में संचालित होता है साथियों। सेकंड विकल्प 147वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148 की ओर बढ़ेंगे। 148 है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, मालवेयर का और इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये किसका उदाहरण होता है साथियों? ये भाई हार्डवेयर का उदाहरण है ये। विकल्प 1 आपके 148वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 149वां प्रश्न। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा साथियों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आपने पूरे 150 प्रश्नों में सही किए हैं, ठीक है। 149वां प्रश्न देख लेते हैं। 149 है, फेडारा, लिनक्स, एंड्रॉइड आदि है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी चिप और कोई नहीं। तो हटा दो कोई नहीं को। तो फेडारा, लिनक्स, एंड्रॉइड की बात की जा रही है साथियों, ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। पहला विकल्प 149वें प्रश्न का सही आंसर है। अब आज का अंतिम और 150वां प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 150 है, ई बैंकिंग के प्रकार है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और सभी। बिल्कुल, ई बैंकिंग के अंतर्गत नेट बैंकिंग भी होती है, मोबाइल बैंकिंग भी होती है और एसएमएस बैंकिंग भी होती है। तो ये सभी बिल्कुल आपके चौथा विकल्प 150वें प्रश्न का सही आंसर है। कंप्लीट होता है साथियों ये मैराथन टेस्ट। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा साथियों।